हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं। सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे। उसको आपको अटेम्प्ट करना है और फिर 9 PM पे उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल आंसर्स भी आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आज जो 2 क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो GS 3 से हैं। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से है और दूसरा क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट से। वन बाय वन दोनों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ GDP इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजंस। इसके कारण हमें बताने हैं। How far the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate। तो जो भी recent changes हुए हैं उसके बारे में हमको लिखना है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था 15 मार्कर। और क्यों पूछा गया था? क्योंकि एक तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नंबर 1। दूसरा, 2017 में जो DIPP था उसने कुछ चेंजेस प्रपोज किए थे और इसका डिस्कशन पेपर पब्लिक डोमेन में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरह का बाउंसर था। अब फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके। तो इसी तरह से हमें हमारी तैयारी करनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, इसमें पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात हुई है तो हमें कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताना होगा। जो 1991 रिफॉर्म्स हुए थे उनको हमें एक्सप्लेन करना होगा। जो स्टेटमेंट दिया गया है कि GDP काफ़ी आगे है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट काफ़ी पीछे है, तो इसको हमें वैलिडेट करना होगा, कुछ फैक्ट्स बताने होंगे। देन उसके बाद जो रीजंस पूछे गए हैं वो बताने होंगे। देन जो चेंजेस किए गए हैं वो हमको बताना होगा और लास्ट में हमें कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमको एड्रेस करना होगा इस क्वेश्चन में। अब वन बाय वन हम इनको एड्रेस करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? आप बता सकते हैं कि किस तरह के रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। जो लिबरलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ था उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, डी रिजर्वेशन, ये सब आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ फैक्ट्स। आप बता सकते हैं कि 1991 के बाद ऑन एन एवरेज जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास की है एवरेज। अभी कोविड वाला पीरियड आप छोड़ दीजिए। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है तो वो लगभग 3 से 4% की है। तो इस तरह से आप उस स्टेटमेंट को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? आपको रीजंस बताने होंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी पीछे है। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा कि हमारी प्रेफरेंस जो थी वो सर्विस सेक्टर को थी। आप लिख सकते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, और इससे होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेबर लॉस काफ़ी टफ थे और इसमें प्रोटेक्शन दिया गया था लेबर्स को, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी पीछे थे और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती थी। ठीक है। तो इस तरह के तमाम कारण आप यहाँ पे बता सकते हैं। R&D पे हमने काफ़ी कम एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, 0.65% ऑफ GDP। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। चैलेंजेस फॉर ट्रेड आप बता सकते हैं कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो आप बता सकते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो और उनको ब्रीफ में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है रिसेंट चेंजेस, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एंड परफॉर्म। इसमें क्या बातें कही गई थी कि जो हमारा सनराइज सेक्टर है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उनको हमको वर्ल्ड के साथ लिंक करना है। MSME की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम, ताकि जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाए। ठीक है। आप यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी लिख सकते हो। जो हमारे टैक्स थे उनको काफ़ी रेशनलाइज किया गया।
ठीक है। देन आप ये भी बता सकते हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते थे। अब दोस्तों इसके बाद आता है कंक्लूजन, किस तरह से किया जाए। देखिए आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। जैसे कि 2014 में कितना था, 142 हमारी रैंक थी, और 2019 में ये हो गई 63। तो इससे भी आप कंक्लूड कर सकते हो। आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बता सकते हो कि जो लैंड एक्विजिशन वाला इशू होता है या जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाला इशू होता है, इसको हमको रिजॉल्व करना चाहिए। आप सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसका संबंध है डिजास्टर मैनेजमेंट से। क्या पूछा गया है, ऑन दिसंबर 2004 सुनामी ब्रॉट हैवॉक ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। डिस्कस द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को हमको डिस्कस करना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी, ये भी हमको बताना है। देन उसके बाद हमको बताना है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में जिनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा और उनको एड्रेस करना होगा। फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उनका पैटर्न आपको सिमिलर दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था 2017 में। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 2016 में अर्बन फ्लड्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में क्लाउड बर्स्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब जो इंसिडेंट थे, जो डिजास्टर थी, ये न्यूज़ में थी, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया लैंडस्लाइड्स को लेके। तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। देखिए डिजास्टर वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको कुछ डेफिनेशंस तैयार करनी होंगी, जैसे कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, हैजार्ड की क्या है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या है। कितने टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। इनके क्या इश्यूज होते हैं, क्या सोल्यूशन है, और क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि एनडीएमए, ह्यूगो प्रोटोकॉल, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सब आपको याद करना होगा। एंड दोस्तों जहाँ तक पॉसिबल हो ये डायग्राम आपके हर आंसर में होना चाहिए जो डिजास्टर के ऊपर पूछा गया है। इसमें वो सारे एलिमेंट बताए गए हैं जिनका संबंध डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ है, जैसे कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है अगर ये डायग्राम आप बनाएंगे आपकी आंसर शीट में। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमको इंट्रोड्यूस करना होगा। देन 2004 सुनामी के बारे में पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जो उसका बैकग्राउंड है वो हमको डेफिनेटली बताना होगा। फिर पूछा गया है कि उसके क्या फैक्टर्स हैं, वो हमको बताने होंगे। देन उसका लाइफ एंड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमको बताना होगा। देन पूछा गया है क्या मैकेनिज्म है, और सबसे लास्ट में हम बताएंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट आंसर माना जाएगा। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं, आप सुनामी को डिफाइन कर सकते हो कि सुनामी होती क्या है। सुनामी लार्ज वेव्स होती हैं, और ये क्यों जनरेट होती हैं, जब कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है सी फ्लोर पे, तो उसकी वजह से सुनामी डेवलप होती है, ये आप बता सकते हो। देन आपको सुनामी के बारे में कुछ बताना होगा जो 2004 में आई थी। उसका कारण क्या था, अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, सुमात्रा के पास में, और इससे ये सुनामी जो वेव थी ये जनरेट हुई थी। लगभग 2.25 लाख लोगों की डेथ होती है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी होंगी। इसके बाद पूछा गया है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सुनामी आती हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना होगा डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि अर्थक्वेक,
मेनली तो इसकी वजह से ही आती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इसकी वजह से भी सुनामी आती हैं। और होता क्या है कि जब जो ओशियन फ्लोर है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो इससे सुनामी वेव जनरेट होती हैं। ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि जो सुनामी वेव की जो हाइट है वो डिपेंड करती है जो वाटर है उसकी डेप्थ पे। ठीक है, तो जब हम डीप ओशियन की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइट काफ़ी कम होती है, लेकिन जब हम सी कोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइट काफ़ी बढ़ जाती है और इसी वजह से काफ़ी डैमेज होता है और वार्निंग टाइम भी काफ़ी कम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताना होगा। अब अगला आता है इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा सेकंड एआरसी है उसकी थर्ड रिपोर्ट, उसमें काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसको जरूर आप पढ़िएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और वार्निंग टाइम काफ़ी कम होता है तो इससे लाइफ एंड इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ हमको देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी घर वगैरह होंगे वो सब तबाह हो जाएंगे। इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट होगा क्योंकि आपको रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, जो टूरिज्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया कोलेरा जैसी डिजीज़ वगैरह होंगी, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि किस तरह से सुनामी का इफेक्ट होता है लाइफ पर और इकोनॉमी पे। इसके अलावा जो सी कोस्ट के आसपास जो बीचेज होंगे, जो वेजिटेशन होंगे वो भी सब खत्म हो जाएंगे, तो वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जो अगला पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्या मैकेनिज्म है। अब दोस्तों, जब ये सुनामी आई थी उसके बाद एनडीएमए ने ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की थी और इनको आपको याद ही करना होगा और ऐसे के ऐसे ही आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं, इनको आपको याद ही करना होगा। ठीक है, ये आपको मॉडल आंसर में भी अच्छे से मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आता है कंक्लूजन कि किस तरह से कंक्लूड किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। आप सोल्यूशन बता सकते हैं कि हमें बायोशील्ड लगानी चाहिए सी कोस्ट पे, कुछ शेल्टर बेल्ट का प्लांटेशन हम कर सकते हैं, मैंग्रोव रीजनरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंक्लूजन आप यहाँ पे दे सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं सबका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।